जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में स्वागत है आपका। अपना 8वां चैप्टर चल रहा है जिसके अंतर्गत हम मुगल साम्राज्य के टाइम के किसान, जमींदार और इसी प्रकार से जुड़ी हुई चीज़ों को समझ रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो क्लास के अंदर हम मुगल काल के टाइम की भू राजस्व व्यवस्था क्या थी उसको जानेंगे, उनके टाइम की चांदी उनको जानेंगे और साथ में ही जानेंगे आईने अकबरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर आपको 2 बड़े प्रश्न और कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं वो आपको मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 16वीं 17वीं सदी की भू राजस्व व्यवस्था को। जैसा कि आपको याद आ रहा होगा भी मुगलों की आर्थिक ताकत क्या थी, वो थी टैक्स। जो खेती पर जो टैक्स लगाया जाता था वो उनकी महत्वपूर्ण इनकम थी। उसी को हम जान रहे हैं आज की इस क्लास में। वो कैसे निर्धारित करते थे और कैसे टैक्स है वो किसानों से लिया जाता था। तो देखते हैं, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य का आर्थिक आधार था। लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले, यानी टैक्स डिसाइड करने से पहले भी कितना टैक्स अपने को लेना है, वो मुगल साम्राज्य की जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में सूचना एकत्रित करते थे। ऐसे ही टैक्स नहीं लगा देते थे, पहले देखते थे भी कितनी जमीन के ऊपर खेती हो रही है या खेती हो सकती है, उस पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके पूरे आंकड़े इकट्ठे करते थे। फिर वहां बैठे अपने किले के अंदर डिसाइड कर लेते थे भी इतना टैक्स अपने को किसानों से लेना है। तो इस प्रकार से भू राजस्व का जो अगर सिस्टम देखे तो उसके 2 स्टेप थे, 2 तरीके उन्होंने इजाद किए इस पूरे सिस्टम को लेकर। एक तो था कर निर्धारण, भी टैक्स कितना लेना है, और दूसरा वास्तविक वसूली, टैक्स आता कितना था। एक तो टैक्स का निर्धारण यानी कर का निर्धारण और दूसरा कितना टैक्स आता था। तो जो कर निर्धारण था उसे कहा जाता था जमा। जमा निर्धारित रकम थी, जितना निर्धारित किया वो थी, और हासिल है वो सचमुच में वसूल की गई रकम थी। तो सीधा सा समझिए, कर निर्धारण क्या था, जमा, भी कितना टैक्स बनता है, और दूसरा कितना प्राप्त हुआ यानी उसको कहा जाता था हासिल। तो ये 2 सिस्टम है वो उन्होंने अपना रखे थे। अब बात करें अकबर के टाइम पीरियड की। अकबर का शासनकाल क्या था? अकबर 1565 से लेकर 1605 तक उसने राज किया। 1605 तक अकबर ने राज किया था। तो उस टाइम की क्या व्यवस्था थी? तो अकबर ने अमील गुजार या राजस्व वसूली के लिए, तो राजस्व वसूली का जो तरीका था उसे ही कहा गया अमील गुजार। तो 2 विकल्प रखे इसने अपने टैक्स संग्रहण करने वाले लोगों को, कह दिया भैया 2 तरीके से आप टैक्स ले लेना। एक तो क्या था, नगद के रूप में, नगद में ले लेना, कैश में ले लेना, और दूसरा था फसलों के रूप में कर। अगर कोई नगद नहीं भुगतान कर सकता था तो जो उसकी फसल थी उसका जितना टैक्स बनता था उतनी फसल हमें ले लेनी है। तो ये 2 तरीके थे, अमल गुजार या राजस्व वसूली के 2 तरीके। किसके टाइम की बात कर रहे हैं हम? अकबर के टाइम की। अब यहां पर यह भी जान ले भी फसल के रूप में वो टैक्स कैसे लेते थे। इसके भी कई तरीके उसने बताए हैं। किसने? आईने अकबरी में बताए गए हैं। भी अब्बुल फजल साहब ने कहा है भी मेरे आका ने यह कहा है। तो उसने कहा एक तो अंदाजे से सारी फसल इकट्ठी करके अंदाजा मार लो इतना अपना टैक्स है। दूसरा बटाई कर लो, यानी फसल को आप निकाल लो, पूरी फसल है उसको निकाल लो और फिर उसका बंटवारा कर लो। उस टाइम मोस्टली 1/3 हिस्सा 33% है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। दूसरा ये था खेत बटाई। खेत बटाई का मतलब हुआ जब खेत में बीज बो दिए उसी टाइम डिसाइड कर लो भी कौन सा हिस्सा टैक्स के रूप में देना है।
जैसे ये किसी किसान का खेत है तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर ले, तीनों के अंदर उसने फसल बो दी। अब फसल बोने के टाइम ही, बीज बोने के दौरान ही डिसाइड कर ले भी आप ये ए हिस्सा, बी हिस्सा या सी हिस्सा कौन सा टैक्स के रूप में देंगे। या हो गया लांग बटाई, इसका मतलब था भी इन खेतों से आप फसल निकाल लें, फसल को निकाल लें, यानी बीज नहीं निकाल रहे, उसके अंदर से सिर्फ फसल की कटाई कर ली। तो फसल की कटाई करके आप ढेर बना दो और कर लो भैया, आप ये किसान का रहेगा, ये इसका रहेगा, ये इसका रहेगा, सीधी सी बात। तो फसल का जो लांग कटाई के बाद है वो डिसाइड कर ले। सीधी पटाई की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फसल को हमने निकाल लिया है, कटाई के बाद फसल को निकाल लिया है। तो इन तरीकों से टैक्स है वो इकट्ठा किया जा सकता था अकबर के टाइम में, या तो नकद के रूप में या जिन्स किसको बोलते हैं, फसलों को। जिन्स शब्द का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किसके लिए है, फसलों के लिए। तो फसल के रूप में टैक्स है वो इकट्ठा किया जाता था। बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली की विवेचना कीजिए या समझाइए। तो आप इसके अंदर चाहें तो इस प्रकार की ये अंदाजा बटाई, इन चीजों को भी इसके अंदर ऐड है वो कर सकते हो जब आंसर लिखते हैं। चलिए अब राजस्व निर्धारण से जुड़ी हुई कुछ बातें। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य यानी मुगल अपना हिस्सा ज्यादा रखता था, लालची थे, जिसे कई बार वसूल कर पाना संभव नहीं था। टैक्स ज्यादा रखते थे, ज्यादा टैक्स था, उतनी आमदनी होती नहीं थी किसान के, लेकिन जितना ये सोचते थे इतना इन कमबख्तों को मिलता नहीं था। मुगल राज्यों में हर बार जुती हुई जमीन जिस पर किसान ने फसल बो रखी है और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई होती थी। जहां पर खेती की जा रही है और जहां पर खेती हो सकती है, दोनों प्रकार की जमीन की नपाई यानी मेजरमेंट है ये मुगल रखते थे। अब बात करें अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने जो आइन लिखी थी, आइन जिसका पूरा नाम था आइन ए अकबरी, में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों का संकलन किया, यानी इकट्ठे किए भी जी कितने पर खेती हो रही है, कितने पर खेती हो सकती है, इन सभी तथ्यों को उसने अपनी इस किताब के अंदर शामिल किया। उसके बाद भी जो राजा हुए अकबर के बाद के भी मुगलों के, उन्होंने भी जमीन की नपाई के इसी प्रकार के प्रयास है वो जारी रखे कि ठीक है अकबर ने जो किया इसको कंटिन्यू रखो। अब बात करें भैया औरंगजेब के टाइम की। औरंगजेब का शासनकाल कितना था, 1658 से लेकर 1707 तक इस जालिम का शासन था भारत के ऊपर। तो 1656 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि हर गांव में किसानों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई है वो उसके टाइम में कामयाब नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि उपमहाद्वीप के अंदर कई बड़े हिस्से हैं वो जंगलों से घिरे हुए थे, तो उनका जो मेजरमेंट करना है वो काफी मुश्किल है वो हो रहा था। इसी कड़ी के अंतर्गत बात करें हम भी अकबर के शासन में भूमि का जो वर्गीकरण की हमने बात की ना, जहां खेती हो रही है या जहां खेती होने की संभावना है, उन जमीनों की अगर बात करें तो अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण है वो बताइए। यह भी एक अच्छा प्यारा प्रश्न बन सकता है, और इसका उल्लेख आपको कहां मिलेगा, आईने अकबरी के अंदर मिलता है। तो उसने कई प्रकार बताए, जैसे एक है पोलज। पोलज इसका मतलब था कृषि योग्य वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो पोलज जो था ये तो वो था जहां पर खेती होती ही होती थी, खाली नहीं छोड़ी जाती थी। ठीक है, वो पोलज हो गई। दूसरा आता है परोती। जैसे अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हो तो आपको पता है ना, भू राजस्व विभाग है वो भूमि का वर्गीकरण करता है इंडिया के अंदर आज के टाइम में, और भूमि के 9 प्रकार हैं वो बताता है। तो भूगोल वाले विद्यार्थी तो अच्छे से इसको क्लियर कर ले भी पोलज कौन सी है, कृषि योग्य भूमि है जहां पर खेती होती है।
परोती की बात करें तो वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत वापस प्राप्त कर सके। इस प्रकार की जमीन आज के समय में हम किस शब्द का यूज करते हैं, वो है परती भूमि। परती भूमि। और क्योंकि थोड़े टाइम के लिए, परती का मतलब होता है खाली छोड़ना, तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ते हैं तो उसको आज हम कहते हैं वर्तमान परती भूमि। तो अकबर के टाइम में वर्तमान परती भूमि क्या कहलाती थी, परोती कहलाती थी। और ये आज भी किसान करते हैं, खाली छोड़ देते हैं कई बार जमीन को, इसलिए ताकि वो जमीन नेचुरल तरीके से पुनः अपने उपजाऊपन को प्राप्त है वो कर सके। अगला नाम आता है चचर। चचर वो जमीन थी जो 3-4 सालों तक खाली रहती थी, 3-4 साल तक उस पर खेती नहीं होती थी। तो ये भी एक प्रकार की परती भूमि है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, पुरानी परती भूमि। आज के हिसाब से पुरानी परती भूमि जब 3-4 साल तक यानी 5 साल से कम टाइम तक जब जमीन खाली पड़ी रहती है तो उस टाइम उसे क्या कहा गया, चचर कहा गया। इसके बाद में लास्ट नाम आता है बंजर। वो जमीन जिस पर 5 साल से ज्यादा टाइम हो गया खेती नहीं हो रही है उसे बंजर या व्यर्थ भूमि है वो कहा जाता है। तो 5 साल से ज्यादा जहां खेती नहीं हो रही वो बंजर, 5 साल से कम टाइम तक खाली रहती है, 1 साल से ज्यादा और 5 से कम है तो वो चचर, लगभग 1 साल तक खाली रहती है या थोड़े टाइम उसे परोती, और जहां पर खेती होती है कभी खाली नहीं छोड़ते वो पोलज है वो कहलाती थी। तो ये भूमि का वर्गीकरण हो गया, 4 टाइप्स हैं वो आइन के अंदर अकबर के टाइम की जो जमीनें हैं उसका बताया गया है। तो क्लियर हो गई जी ये बात। चलिए साहब, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें। अब बात करें अकबर नहीं, मुगल काल ही ले ले पूरा। मुगलों के समय में चांदी कैसे आई उसकी बात को समझे। चांदी आई तो फिर चांदी के सिक्के हैं वो भी प्रचलन में आ गए, तो अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रवाह मुगल काल के समय की बातें हो रही है अभी। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं सदी के दौरान सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में सफल रहा। पूरा स्ट्रॉन्ग था, अपनी पकड़ थी अपने इलाके के अंदर। ये साम्राज्य एशिया के थे, जैसे मिंग साम्राज्य जो कि कहां पर था, चीन में। सफावी साम्राज्य की बात करें तो वो ईरान में। ओटोमन साम्राज्य की बात करें तो वो तुर्की के अंदर। तो एशिया के बड़े साम्राज्य जो थे जैसे मिंग, सफावी, ओटोमन, उन्हीं के अंदर भारत भी एक ऐसा उस टाइम का मुगल साम्राज्य था जिसका अपने इलाके के ऊपर है, अपनी पावर है वो बहुत ही स्ट्रोंग थी। खोजी यात्री जो नई नई दुनिया खोज रहे थे, नए नए एरियाज को ढूंढते थे, उसके कारण जो नई दुनिया खुली यानी अमेरिका की खोज हो गई, तो यूरोप के साथ एशिया के, खासकर भारत के, एशिया के अंदर भी भारत के व्यापारिक संबंधों का पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गया, विस्तार हो गया। इस वजह से कई नई नई वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो गया। आपको याद आ रहा होगा जब हमने खेती की बात की थी तो तंबाकू, मक्का, टमाटर, मिर्च, इस प्रकार की फसलें भी तो विदेशों से आई थी, अमेरिका से भारत के अंदर आई थी। तो इसी प्रकार से व्यापार है वो भी प्रारंभ हो गया, और लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। तो भारत के अंदर, इंडिया के अंदर बनी हुई जो चीजें थी वो दूसरी दुनिया को भेजी जाती थी। जब दूसरी दुनिया को भेजते हैं तो उसे निर्यात कहा जाता है, दूसरे लोगों को बेचना। तो जब हम चीज बेचते हैं तो बदले में हमें क्या चाहिए, उसका भुगतान चाहिए, और वो भुगतान किस रूप में होता था उस टाइम, चांदी के रूप में। चांदी के बदले हैं वो यहां से मुगल वस्तुएं हैं वो बेची जाती थी। तो समझ रहे हो, अब चांदी आनी स्टार्ट है वो हो गई थी भारत के अंदर। और ये भारत के लिए अच्छा भी था। क्यों अच्छा था? क्योंकि यहां चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, हमारे पास ऐसी कोई पता नहीं था उस टाइम भी यहां इंडिया के अंदर भी चांदी कहीं मिल सकती है क्या। तो
तो चांदी के प्राकृतिक स्रोत हमारे पास नहीं थे, तो भारत के अंदर चांदी का आना, जो कि एक बहुमूल्य धातु थी, तो वो बहुत ही अच्छी बात थी। और इसी वजह से चांदी के सिक्के हैं वो भी चल पड़े, और चांदी के सिक्के चल पड़े तो लेन देन किस में स्टार्ट हो गया? चांदी के सिक्कों में। इसे किस रूप में ढाल दिया गया? मुद्रा के रूप में ढाल दिया गया था। तो इसके साथ ही एक और अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, और दूसरी ओर मुगल राज्यों को नकदी कर जमा करने में आसानी हुई। तो अब चांदी के सिक्कों के रूप में जो टैक्स बनता था उसको वसूल कर लिया जाता था। और इसी टाइम बात करें मुगलों के दौरान ही, जब औरंगजेब का शासन था, 1658 से 1707 की बात आती है, औरंगजेब की बात करते हैं जब, तो उस टाइम एक इटली का एक यात्री है, वो भारत से होकर गुजरा था। उसका नाम है जोवानी कारेरी। जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? इटली का था। ये भारत आया, कब गुजरा भारत से? 1690 ईस्वी में। उस टाइम किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। तो इसने भी बताया था भी इस रास्ते से भारत के अंदर चांदी है वो आई थी। तो मूल व्यापारीकरण के कारण, व्यापार जो दूसरी दुनिया से स्टार्ट हुआ, तभी चांदी इंडिया के अंदर आई। तो ये स्टार्ट हुआ अमेरिका से चांदी का आना। अमेरिका से चांदी कहां पर आई? यूरोप के अंदर आई। यूरोप से जो चांदी है वो तुर्क है वहां ले आए, यानी क्या कहें अपने उसको, जगह का नाम हो गया, हाँ तुर्की हो गया, तुर्की लेकर आ गए। और यहां से अरब रास्ते से होते हुए चांदी कहां पर आ गई भैया? इंडिया के अंदर आ गई। तो ये वो रास्ता है जहां से चांदी है वो इंडिया में पहुंची, जो कि इटली के यात्री जोवान कारेरी है उसने बताया था। तो इस प्रकार से मुगल काल के समय में चांदी का प्रवाह है वो भारत के अंदर हुआ था। चलिए साहब, अब बात करते हैं एक बहुत प्यारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है, आपने इस पूरे चैप्टर के अंदर एक किताब का जिक्र बार बार पढ़ा है, आइन या आईने अकबरी। याद कीजिए, जब हमने फर्स्ट वीडियो क्लास इस चैप्टर के ली थी तो हमने कहा था मुगलों के टाइम की एग्रीकल्चर सिस्टम को जानने के लिए हमें किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? आईने अकबरी पर। और इसके अलावा क्रॉस चेकिंग हमने राजस्थान, महाराष्ट्र से जो अन्य सोर्स मिले उनके साथ की थी। तो आज हम उसी आईने अकबरी को लेकर डिटेल में बात करने जा रहे हैं, यानी बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न तैयार कर रहे हैं। और 4 नंबर का तैयार करेंगे, बड़ा प्रश्न तो छोटे छोटे प्रश्न है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर तैयार हो ही जाएंगे। तो चलिए जी, टॉपिक है अब्बुल फजल की आईने अकबरी। और क्या है ये किताब, फिर साथ में ही उस किताब की इंपॉर्टेंस और इसकी जो समस्याएं, जो सीमाएं जो इतिहासकारों को लगती है, उन सब को इस टॉपिक के अंदर अपने समेटेंगे। तो देखिए, एक किताब है अकबरनामा। अकबरनामा नाम से स्पष्ट हो रहा है भी अकबर से जुड़ी हुई है। अकबरनामा एक किताब, एक बहुत बड़ा ग्रंथ। और ये किसने लिखी थी? अब्बुल फजल ने ये ग्रंथ है वो लिखा था। इस अकबरनामा के 3 भाग हैं भाई। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, जिसको अक्सर जिल्द भी कहा जाता है। इसमें जो 2 पहले भाग हैं ये तो मुगलों के इतिहास से जुड़े हुए हैं, मुगलों के इतिहास से जुड़े हुए हैं। जिसके अंतर्गत बात करूं, जो अकबरनामा का जो पहला भाग है ये आपको प्राचीन टाइम से लेकर, यानी पुराने समय से लेकर लगभग अकबर तक की, और दूसरा भाग है वो अकबर के टाइम पीरियड की, और वो भी कहूं जो उसका 46वां साल था शासन करते हुए, यानी लगभग 1601 तक का जो साम्राज्य उसका रहा, उसके बारे में बताता है। तो 2 भाग तो मुगल कालीन इतिहास की, मानव इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब है जी तीसरा हिस्सा, अकबरनामा, जो कि अकबर के समय में अब्बुल फजल ने लिखी। इसके 3 भाग, 3 जिल्द, बड़े बड़े जिल्द, एक बड़ा पार्ट जो ग्रंथ का होता है। तीसरा जो हिस्सा है उसी को कहा जाता है आईने अकबरी, जिसको शॉर्ट में हम क्या कह रहे हैं? आइन कह रहे हैं। तो आइन क्या है? आईने अकबरी।
तो अकबर के समय में अबुल फजल द्वारा लिखे गए अकबरनामा का तीसरा जो भाग है वो है आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी के भी 5 बड़े पार्ट हैं, इसके 5 भाग हैं। आगे चल के अब उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए, हमारा मूल फोकस किस पर रहेगा? आईने अकबरी पर। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल द्वारा की गई। अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहले 2 भाग इतिहास का वर्णन करते हैं, तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। और जिसे 1598 ईस्वी के अंदर 1598 ईस्वी के अंदर आईने से जुड़ी हुई बात हो रही है। अकबर का टाइम ही है भी। 1598 ईस्वी में 5 बार संशोधन करके इसे पूरा किया गया। 5 बार उसने इसमें करेक्शन किया, संशोधन किया, और तब अंतिम ग्रंथ है वो आईने अकबरी है वो तैयार हुआ। तो इसका मतलब अबुल फजल ये चाहता था भी मौखिक रूप से अगर कोई भी बात चल रही हो तो वो कोई गलत नहीं हो जाए, तो पूरा अच्छे से उसकी खोज खबर लेकर 5 बार उसमें संशोधन करके 1598 में इसको पूरा किया। तो 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया और इसे शाही कानूनों के सारांश, शाही कानून यानी मुगलों के जो नियम कायदे चलते थे उनकी बात हो रही है, शाही कानूनों के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र के रूप में संकलित है वो किया गया। और इस आईने अकबरी में बहुत सी चीजों की विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे उस टाइम का दरबार, उनका प्रशासन और सेना का संगठन क्या था, ये सारी चीजें इनका उल्लेख है। राजस्व के स्रोत यानी टैक्स कैसे प्राप्त होता था, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का पूरा भूगोल, अकबर का जो साम्राज्य था उस टाइम के जितने भी उसके प्रांत थे उन सभी का जियोग्राफिकल दृष्टि से भी एक्सप्लेनेशन है वो इस आईने अकबरी में मिलता है। लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो रीति रिवाज है उनका उल्लेख भी है। तो आईने अकबरी से इस प्रकार से इन बिंदुओं के ऊपर पूरी विस्तार से चर्चा है वो हमें देखने को मिलती है। अब चलिए आगे बात करें इसी कि भी आईने अकबरी जो कि सूचनाओं का खजाना था, सूचनाओं की खान है मुगल साम्राज्य के से जुड़ी हुई। इसके कितने भाग बताए हमने? आईने अकबरी, अकबरनामा के तीसरे ग्रंथ के 5 भाग बताए गए हैं। इन 5 भागों को दफ्तर भी कहते हैं। इसके पहले 3 भाग है वो प्रशासन का विवरण देते हैं। 5 में से अगर हम बात करें तो इसके पहले 3 भाग, पहली किताब, दूसरी किताब और तीसरी किताब, ये किसके बारे में जानकारी देती है? प्रशासनिक जानकारी देती है। जिसमें पहला जो इसका भाग है इसका नाम है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी, इसके अंतर्गत शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से संबंधित जानकारियां हैं, शाही घराने से जुड़ी, मुगलों से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। दूसरा जो भाग है उसका नाम है इसमें सिपह आबादी। सिपह आबादी तो सिपाही से समझ लीजिए। तो ये सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में बताती है, नौकरों के बारे में बताती है, सैनिकों के बारे में बताती है, जो प्रशासनिक उसके अधिकारी है, मनसबदारी है, उनके बारे में बताती है। तो इसमें जो मनसबदार है, मनसबदार क्या थे उस टाइम? मनसबदार उस टाइम सरकारी अधिकारी, कलेक्टर की तरह मान लीजिए भी वो मनसबदार थे। तो मनसबदार, विद्वान, कवि और जो कलाकार थे उनकी जीवनियों का परिचय भी इस सिपह आबादी भाग के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब बात करें इसका जो तीसरा भाग है उसका क्या नाम है, तो वो है मुल्क आबादी, यानी उस इलाके के बारे में है, मुगलों के टाइम की, वहां की एग्रीकल्चर के बारे में है। यह साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं यानी आर्थिक रूप से और राजस्व की दरों की विस्तृत जानकारी देता है। और इसमें 12 प्रांतों का वर्णन भी मिलता है। उस टाइम के 12 जो प्रांत, जिनको क्या कहा जाता है? सूबे भी कहा जाता था। सूबे, प्रांत को सूबे कहा जाता था। तो इसमें उत्तरी भारत के कृषि समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो उत्तरी भारत के कृषि समाज की विस्तृत जानकारी
आईने अकबरी के किस भाग के अंदर मिलती है? तीसरे भाग के अंदर मिलती है, जिसका नाम है मुल्क आबादी। और हमने कहा प्रांतों के बारे में जानकारी भी करवाता है। तो प्रांतों से जुड़ी जो सूचनाएं हैं वो एक टेबल बनाकर, उसके 8 खाने हैं, उन 8 खानों में दी गई है। और उसमें जो 8 खानों के अंदर, टेबल के अंदर जो आंकड़े लिखे गए हैं वो अंकों में भी और शब्दों में, दोनों में लिखे गए हैं। अब आप सोचिए, अंकों और शब्दों में क्यों लिखते हैं? जैसे बैंक से आपको पैसा लेना है या जमा करवाना है तो आप जो स्लिप भरते हो तो आपको पता है ना, उसमें अंकों और शब्दों दोनों में भरते हैं, ताकि अगर अंकों में कोई त्रुटि हो जाए तो शब्दों से जो लिखा गया उससे मिलान हो जाए, ताकि त्रुटि की कोई संभावना है वो नहीं रहे। और कल को अगर इसी टेबल का कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, इसकी कॉपी बनाता है, इसकी नकल है वो उतारता है, तो उस टाइम भी कोई गलती की संभावना नहीं रहे। तो टेबल 8 कॉलम है, 8 अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी है वहां पर दर्ज है, और अंकों और शब्दों में दोनों में ही मिलती है। और अब बात करें चौथी और पांचवी जो किताब है, यानी भाग है जो अंतिम, तीसरा हो गया मुल्क आबादी, चौथा और पांचवा जो उसका पार्ट है उसके अंदर धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है उनके संबंध में जानकारी मिलती है। और इन सब के लास्ट में, आईने अकबरी के लास्ट में, सब अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। जो अच्छी बातें उसने लगी उसके टाइम की तो उनको भी ऐड है वो कर दिया। तो सीधी सी बात है, राजा को राजी रखने के लिए जो भी बन पड़ता था लेखकों से, इतिहासकारों से उस टाइम के, तो वो सब कुछ लिख देते थे। राजा खुश रहना चाहिए, राजा खुश तो सब खुश, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। चलिए साहब, तो अभी तक हम आईने अकबरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें, उसकी इंपॉर्टेंस को जान लिया। अब कुछ सीमाओं की बात करें जो कमियां दिखाई देती है इतिहासकारों को, वर्तमान इतिहासकारों को। तो इतिहासकार मानते हैं कि आईन पूरी तरह दोष रहित नहीं है, भी ये नहीं है भी इसमें कमियां नहीं है, इसके अंदर भी कई कमियां, जो लिमिटेशन है वो देखने को मिलती है। 3 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। पहला है, यहां पर आपको पता ना गणितीय रूप में चीजें प्रस्तुत की गई है, तो उन सब का अगर अब इतिहासकार जोड़ घटाव करते हैं ना तो गड़बड़ मिलता है। शायद गणित का कमजोर रहा हो, का जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा लगता है कि या तो ये अंक गणित की छोटी मोटी चूक है, या फिर नकल उतारने के दौरान अब्बुल फजल के जो सहयोगी है उनसे भूल हो गई होगी। भी इतिहासकार यही कहते हैं गलतियां तो इसमें हैं, अब जानबूझ के की गई या भूलवश हो गई उसका साहब कुछ नहीं कह सकते। और इसके अंदर जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनमें भी विषमताएं हैं, एक रूपता नहीं है। सभी प्रांतों से जो आंकड़े हैं वो समान रूप से इकट्ठे नहीं किए गए हैं। मुगलों के टाइम जो भी प्रांत, जो सूबे थे, उनके सभी के आंकड़े इन्होंने शामिल नहीं किए हैं। कई प्रांतों के जमींदारों को जाति के अनुसार, जो ज्यादा राजा के नजदीक थे, उनके बारे में तो पूरी विस्तृत बातें हैं वो बताई गई है। वहीं कुछ प्रांत जो थे, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। तो ये पार्शियलिटी की झलक भी मिलती है। और इसमें प्रांतों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़े विस्तार से दिए गए हैं। राजकोष, खजाने से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो विस्तार से बताई गई है। वहीं कई प्रांतों के अंदर जो कीमतें और मजदूरी थी उनके आंकड़े हैं वो सही ढंग से दर्ज नहीं किए गए हैं। तब इतिहासकार कहते हैं भी खजाने से जुड़ी हुई जो बातें बताई गई है, भी शायद उनकी जो राजधानी आगरा वगैरह जो रही, वहां के आसपास के आंकड़े लिए गए हों, पूरे प्रांतों से, सूबों से वो आंकड़े नहीं लिए गए हों। तो इस प्रकार की कमियां, लिमिटेशन, जो प्रॉब्लम्स है वो भी इतिहासकारों को लगती है। तो क्लियर हो गया जी ये सारी बातें। तो एक तरीके से आज की इस वीडियो क्लास के अंदर अपना चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। और अब है आपके प्रश्न की बारी। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है, भी 16वीं 17वीं सदी के दौरान यानी मुगल काल के समय दान में दिया गया राजस्व अनुदान जो ग्रांट है वो क्या कहलाता? अराजी, नकदी, परगना और या सुयूरगल क्या कहलाता है? चारों में से सही ऑप्शन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कोई त्रुटि लग रही है तो जरूर आपको पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययन है वो करना है। मैं हमेशा कहता हूं किताब का साथ मत छोड़िएगा,
ये एनसीईआरटी की किताबें बहुत बड़ी गीता की तरह है, जितनी बार पढ़ोगे हर बार कुछ नया आपको समझने को, नई नई बातें मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे ये पहले तो पढ़ा ही नहीं यार, जबकि पहले भी पढ़ा हुआ होता है। ये खूबसूरती है एनसीईआरटी। तो अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ के इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज मैंने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा नहीं की है। मैं चाहता हूं आज आप माथा मारें और प्रश्न का सही जवाब दें। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में नई किताब, आपका जो थर्ड पार्ट है उसके फर्स्ट चैप्टर से पुनः फिर स्टार्ट करते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।